बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े और हसास मुकाबले से मुताल्लिक अब एक बड़ी पेशरफ्त सामने आ चुकी है। इत्तलात ये बताती हैं कि पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच शेड्यूल के मुताबिक खेलेगा। यह फैसला एक सादा स्पोर्ट्स मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे सिफारती दबाव, ICC की हंगामी कोशिशें और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कलीदी किरदार शामिल रहा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत में उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसके बाद खुद बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मैच खेलने की दरख्वास्त की। ICC के आला हुकाम की लाहौर आमद, श्रीलंका और दीगर ममालिक की मुदाखलत और आलमी क्रिकेट को मुमकिना माली नुकसान, ये सब अवामिल इस फैसले से जुड़े हैं। आज हम इस पेशरफ्त का जायजा लेंगे कि पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, ICC किस हद तक दबाव में आई और क्या वाकई आलमी क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुल्क की सियासत को ज़ेर बहस लाएंगे। मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ एक बार फिर अंदरूनी बहरान का शिकार दिखाई दे रही है। पार्टी के सीनियर रहनुमा जुनैद अकबर ने अपनी ही जमात की चीफ वेब पर संगीन एतराज़ात उठाते हुए पार्लियामेंट में बोलने का मौका न दिए जाने पर खुलकर नाराजगी का इजहार किया है। यहाँ तक कि जुनैद अकबर ने पार्टी की पार्लिमानी कमेटी से अलहदगी का ऐलान कर दिया और ये कह दिया कि पार्टी मेरी है, मुझे PTI से कोई नहीं निकाल सकता। ये तल्ख बयानात एक बार फिर इस बयानिए को चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें मजबूत और मुत्तहिद क़यादत का दावा किया जाता रहा है। इसी दौरान अदालती महाज पर भी अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी की जेल में हालत से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया गया, जबकि सियासी राबतों के हवाले से वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुमकिना मुलाकात को एक मुमकिना ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा जा रहा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी हुकूमत की पॉलिसीज और सोलर सेक्टर की, वही शोबा जिसके लिए पहले बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन अब वही दावे अवाम के लिए दर्द सर बन गए हैं। मंसूबे जो अवाम को खुद किफालत और कम बिलिंग का ख्वाब दिखाते थे, आज हकीकत में सरमायाकार और सार्फिन दोनों को उलझन में डाल रहे हैं। नेपरा ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब सोलर सार्फिन को नेट बिलिंग के तहत बिल मिलेगा, यानी हर यूनिट की कीमत अदा करना होगी। हुकूमत अब सार्फिन से 800 रुपये फी यूनिट खरीदेगी और 40 रुपये में फरोख्त करेगी। तो नाजरीन, फाइनली 15 फरवरी को मैच होगा पाकिस्तान बमुकाबला भारत। ये तो वहाँ पर पहुँच के पता चलेगा कि कौन सी टीम जीतती है, कौन सी टीम हारती है। लेकिन इससे पहले तो सिफारती सतह पर पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, उसका तज़किरा कर लेते हैं। रिजवान रज़ी साहब और राना साहब दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपसे स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि आप तो शायकीन क्रिकेट में बड़े भरपूर हैं। वैसे तो रज़ी साहब ने भी ये जो पसंद की तमाम छुट्टियाँ हैं मैचेस देख के गुजारी हैं। राना साहब, इस वक्त भारत में ना चीखो पुकार है, जितने भी भारत के क्रिकेट के तज्जियाकार हैं या फिर उनके जो क्रिकेट के एंकर हैं, जिस किस्म की ट्रांसमिशंस को होस्ट करते हैं, जैसे वहाँ पर ना कोई मातम छा गया हो। पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है कि जिसका रोना पिटना, चीखना चिल्लाना इस कदर भारतीय मीडिया पर हमें सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो उनके रोने पीटने से अंदाज़ा कर लें कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। वैसे एक इंडियन मीडिया रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट का कोई तस्वुर नहीं है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए। और जिस तरह पाकिस्तान ने इस सारे मामले को लेके चले, मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है, लेकिन समहाउ मैं तो थोड़ा सा, मुझे ये था कि हमने भारत ने तमाम तर सिफारती दबाव और ICC और उसके बावजूद एशिया कप में अच्छा सबूत नहीं दिया था उसने। तो मेरा ख्याल है कि कम से कम जो इतलात मुझे हैं कि वो अगर एक अपॉलोजी कर लें, और जैसे एक्सपेक्टेड है कि ये जो उसमें 2-3 चीज़ें शिके पाकिस्तान ने रखी हैं, उसमें एक अपॉलोजी भी है, तो अगर वो कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। वैसे बांग्लादेश ज़बानी माफी मांगना या आलमी क्रिकेट में अपना कह लीजिए कि कद ऊंचा करके एक शटअप कॉल दे देना, आपको नहीं लगता कि बराबर कर लिया है हमने स्कोर अपना भारत के साथ? अच्छा, हिस्ट्री में ना माफी से सर ये भारत तो कभी कर ही नहीं सकता। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हिस्ट्री में ना ड्रॉप कैचेस नहीं लिखे जाते, सेंचुरीज लिखी जाती हैं। अच्छा, ठीक है ना। जब आप किसी की सेंचुरी लिखते हैं तो ये नहीं लिखते कि कितने आउट थे जो नहीं दिए गए, सेंचुरी लिखी जाती है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह जो चीज रिटर्न में आ जाती है तो हिस्ट्री बन जाती है कि जी इंडिया ने एक मौके पे पाकिस्तान से रिटर्न अपोलॉजी की थी। जबानी का तो ठीक है, ये कौन सा कोई दो अफराद के दरमियान जाती मामला है जिसमें जबानी अपोलॉजी हो जाएगी? ठीक है, उन्होंने एक इंटरनेशनल रूल्स की, और एक चीज तो अब तय हो गई कि इंडिया की जो सुपरमेसी थी ना, हाँ, वो खत्म से नीचे गिर गई है। ऐसे ही है। इंडिया नू गल समझ आनी चाहिए
कि पाकिस्तान नाल जिस मामले में भी वो पंगा लेगा ना, उसकी बिस्ती लिखी है। वो जंग हो, वो क्रिकेट हो, वो कुछ भी हो। हाँ, ये जरूर है कि मैं अपने प्यारे खिलाड़ियों से जरूर कहूंगा आते हैं ठीक उसमें है भी ना, आते हैं, कि उसमें भी मेहरबानी आपकी करें। हाँ, जरा। लेकिन ये कि बहरहाल बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कहा हाँ, कि जी आप खेलें। ये भी एक इखलाकी फतह कि हमने जिनके लिए स्टैंड लिया उन्होंने खुद कहा कि जी आप कर लें। इसका मतलब है कि बांग्लादेश भी अकोमोडेट होगा, उसे हो सकता है कुछ रेवेन्यू भी मिले, जो उसके ऊपर जुर्माना है वो भी वेव हो जाए, और आने वाली क्रिकेट के अंदर उसको मैचेस, उसका मुकाम जो है वो भी बहाल हो। ओवरऑल मोहसिन नकवी प्लेड वेरी वेल। रजी साहब, भारत के साथ मैच खेलने का फैसला लेकर सिर्फ पाकिस्तान ने अपना वकार नहीं बढ़ाया, बल्कि वो ममालिक जिन्होंने इसके अंदर यूं कह लीजिए कि अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की, उनका भी भरम रखा, उनका भी लिहाज रखा, जिसमें श्रीलंकन बोर्ड है, जिसमें मराठी बोर्ड है, जिसमें बांग्लादेश भी है। सर, ये स्ट्रेटेजिकली हमारी कितनी बड़ी जो है ना स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की कामयाबी है। और दूसरा ये भी, खुद भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान का भारत के खिलाफ खेलने के फैसले पर आईसीसी के $174 मिलियन बचे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है इससे बहुत ज़्यादा बचे। मेरा तो ख्याल है कि $1 बिलियन की इकॉनमी जो है वो उनकी, वरना वो कलपते नहीं। हाँ। इतना ना कलपते। एक तो बात ये है, पाकिस्तान को भी ये देखने की ज़रूरत है कि अमाराती बोर्ड जो है वो वहाँ पे सारे इंडियन नयाद और बदतरीन तासुब के हामिल इंडियन नयाद बैठे हुए हैं। ये जो ओमान का बोर्ड है वो तो बहुत ही घटिया किस्म का जो है, उसका जो चेयरमैन है ना क्रिकेट बोर्ड का, वो मतलब कि उतने इंडियन मुतासब नहीं होंगे जितना ओमानी बोर्ड का चेयरमैन जो है वो इंडियन नयाद है, वो मुतासब है। इन दो को तो कर दीजिए साइड पे। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात के क्रिकेट के अंदर तब तक असर था जब तक आसिफ इकबाल साहब जो थे वो एक्टिव थे और वो शारजा में क्रिकेटर बेनिफिट फंड सीरीज चलाते थे। उसके बाद इंडिया ने बाकायदा प्लानिंग के तहत उस पर कब्जा किया, ठीक है, और हमारे पाकिस्तानियों ने एक दूसरे की टांगें खींची हैं। अब आ जाइए श्रीलंका के बोर्ड के ऊपर। देखिए, श्रीलंका को ये था कि अगर मैच नहीं होता तो गेट मनी के ज़िमन के अंदर उसका नुकसान होगा। उसने तो अपना नुकसान बचाया। मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। हमने सारा स्टैंड लिया था बांग्लादेश की और श्रीलंका की इज्जत बढ़ाने के लिए। तो श्रीलंका ने तो पहले हाथ खड़े कर दिए कि अगर आपका मैच ना हुआ तो मेरी तो गेट मनी 50% भी नहीं रह जाएगी। हाँ। अच्छा जी, तो सर लोगों ने जो श्रीलंका में लोगों की होटल्स की बुकिंग हुई हुई थी उनको कैंसिल करवाना शुरू कर दिया। और जो रेट था वहां पे लैंडिंग का, सर उसमें कहा जा रहा है कि 10 से 60,000 रुपए का इजाफा हुआ है फी टिकट एयरलाइन पर। अब आ जाइए बांग्लादेश पे। बांग्लादेश के लिए जो हम करना चाहते थे वो हो गया। हाँ। मतलब बांग्लादेश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तो आईसीसी धमकी दे रहा था, हम ये करेंगे वो करेंगे, कलो तो ऐसी तैसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, उसकी फीस नहीं कटेगी। इसके बावजूद को मैच नहीं, वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा, लेकिन उसको पूरी की पूरी फीस जाएगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। और नंबर 3 ये कि आइंदा की जो मेज़बानी होगी मुख्तलिफ इवेंट की, उसमें बांग्लादेश को हिस्सा दिया जाएगा या वो मैचेस बांग्लादेश में ज़्यादातर करवाए जाएंगे। हमारे तो वैसे भी अगले जितने भी इंडिया के अंदर इंटरनेशनल इवेंट होने हैं, हमारे मैचेस जो हैं वो इंडिया से बाहर ही होने, वो श्रीलंका में हो, वो बांग्लादेश में हो, या वो दुबई में हो जाए। तो हमने कहा बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, वहां पे हो जाए। वो भी हमारा होम ग्राउंड ही है ना आजकल राणा साहब। बांग्लादेश भी तो हमारा होम ग्राउंड ही है ना जी आजकल, तो वहां पे हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने जिस असूली मौक़िफ़ को लेके बात शुरू की थी वो तो लिया है बना। लेकिन मई की जंग और इस क्रिकेट की जंग के अंदर मुझे एक फर्क नजर आया। मई की जंग के अंदर 11 मई को जनाब पूरी फौज की क़यादत बैठ गई थी और उन्होंने बताया था कि भाईजान ये कुछ हुआ है और उसके सबूत पेश कर दिए थे, ठीक है। आज जो है वो इस इवेंट को हुए 3रा दिन है। आपके दोस्त जो हैं, जो पीसीबी के तर्जुमान भी हैं, उन समेत अभी तक मोहसिन नकवी साहब या उनके किसी मुतल्लका बंदे ने कौम को नहीं बताया कि हुआ क्या था, हमने हासिल क्या किया है, हमारे मकासद क्या थे। सर ये भी तो मुमकिन है कि तमाम चीजें एक दफा हो जाएं, फिर उसके बाद एक में भी कोई मुफस्सिल हो गई ना जी, जब आपने अनाउंस कर दिया खेलने का तो सारी चीजें हो गई ना। अच्छा
चले, आपकी बात भी बिल्कुल जायज है, मैं इसके ऊपर जरा राणा साहब की राय भी ले लेती हूँ। लेकिन राणा साहब मुझे ये बताएं कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने कमजोर होकर भी शराइत बनवा ली है, ये इंडिया की बेइज्जती है। सर, ये किस किस्म को ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर हमारी क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है उसको लेकर हमारी कमजोरी को जाहिर किया गया है इंडियन मीडिया ने अपनी स्क्रीन पर? अशफाक अहमद साहब ने एक दफ़ा मेरे एक डायरी पे लिखा था कि जो जंजीर की सबसे कमज़ोर कड़ी होती है ना, वही सबसे मजबूत होती है, क्योंकि जंजीर की बका का इन्हिसार उस कमज़ोर कड़ी पे होता है। वो खुल जाए तो मजबूत कड़ी भी बिखर जाती है, बेकार हो जाती है। तो लेकिन पाकिस्तान कमज़ोर कड़ी नहीं है, पाकिस्तान खुद को कमज़ोर समझता था, पाकिस्तान कमज़ोर नहीं था। आपको याद होगा, मैं इस प्रोग्राम में कई बार ये कह चुका हूं कि पाकिस्तान तमाम फॉर्मेट का चैंपियन रहा है, ठीक है, टेस्ट हो, T20 हो, वर्ल्ड कप हो, हम तमाम फॉर्मेट के चैंपियन है। वनडे, ठीक है ना, बल्कि वनडे में तो हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वर्ल्ड कप जीता था, वो आज तक भुगत रहे, वो क्या नाम है उसका, इमरान खान अहमद न्याजी की कप्तानी में, आज तक हम भुगत तो रहे। वो आज तक जो है भुगत रहे। हमारे पास दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं अभी भी, हमेशा रहे, ठीक है ना, और हमेशा रहे। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, बट वो वन ऑफ द बेस्ट। सर, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहूंगी कि सारी की सारी जिम्मेदारी भी बाबर आजम पर नहीं आकर रुक जाती है। हमारे यहाँ ये होता है कि चले बाबर आजम अगर नहीं भी परफॉर्म कर पाए तो सर जो बाकी के 10 से 11 खिलाड़ी टीम में रखे हैं वो किस लिए रखे हैं आपने? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि एक तो ये हुआ कि एक प्लेयर जो मैच जिता सकता था वो आजकल आपके साथ कर रहा है प्रोग्राम, तो वो तो जा नहीं सकता, ठीक है ना, नहीं तो शायद हो सकता है आपने डियाला में कर दिया, दूसरे को हमने कर दिया डियाला, वो भी नहीं जा सकता। तो बाकी रही कि रजी आज से हमारी रेड लाइन है, क्योंकि उन्होंने बड़ी रेड शर्ट पहनी हुई है। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का ना इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अभी तक हमने 16 मैचों में से 13 हारे। पता नहीं क्यों हमारे लड़के चौक हो जाते हैं वर्ल्ड कप में उनके खिलाफ जाके, हालांकि हमने जब वर्ल्ड कप जीता था, जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तब भी हम मैच इंडिया से हार गए थे। सो मेरा ख्याल है कि लड़कों को ये अभी रिसेंटली राइजिंग स्टार वाला पाकिस्तान ने जीता, हाँ, लेकिन वो अंडर 19 में फिर हम हार गए ना उनसे। अभी ये लास्ट मैच जो है हार गए। हार जीत खेल का हिस्सा है, मैं इसको वो नहीं इतना वो, मैं असल चीज है खेलना, ठीक है। मैं अपने लड़कों से ये कहता हूँ कि आप हारें या जीतें छोड़ दें, दिल से खेलें, दिल से खेलें। मैं तंग आ गई हूँ सुन सुन के, तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे भाई नहीं, हम चाहते हैं कि आप जीत कर आएं, ये नहीं चल सकता। आप बैठ के व्लॉग्स करते रहें, कमाइयां आपकी हो नहीं, आपका चल जाएगा खर्चा पानी। मैं अभी क्योंकि बसंत की छुट्टियां थी तो सारे तो गुड्डी छुट्टी उड़ा रहे थे, उन्होंने तो वैसे बॉयकॉट किया, बस आप बैठ के पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच देखे, ठीक है ना। आपने एक कि बड़ा ऑब्जर्वर के तौर पर भी आपने चीजों को देखा कि पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस आगे कैसे रहने वाली है। एक मैच पाकिस्तान का गलबन आज भी है। सर, हम तकरीबन 138 का कोई टारगेट था मेरे ख्याल में नीदरलैंड का। सर, हम इतने छोटे टारगेट को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। आपको पता है इंडिया को तो आदत है, वो आदत मतलब उनका तो अगर पहली इनिंग खेल जाए तो सर वो 175 180 है, तो उनके बाएं हाथ का खेल है, हम कैसे स्कोर को डिफेंड करेंगे? मैंने ना उस मैच के अंदर एक बात देखी कि पाकिस्तान के खिलाड़ी और टीम आपस में रिदम में ही नहीं थे। अच्छा, यानी जो रिदम मैंने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा था अपनी टीम का, मुझे श्रीलंका के अंदर वो टीम जो थी वो नज़र नहीं आई। हर खिलाड़ी जो था उसे पता ही नहीं चल रहा था उसने करना क्या है। कप्तान की कमज़ोरी कह लें या मैनेजमेंट की उसको नाअहली कह लें, जो भी कह लें, या कोच की मिसकम्युनिकेशन कह लें, वहाँ पे टीम पहले मैच के अंदर जो उतरी है तो इंतहाई बुरे हालात में उतरी है, एज फार एज बॉडी लैंग्वेज इज कंसर्न, एज फार एज कोऑर्डिनेशन इज कंसर्न। और अगर ये कोऑर्डिनेशन आइंदा तालमेल जो है ये बिल्कुल वैसे है जिस तरह पिछली दफ़ा हम अमेरिका के अंदर पहुँचे थे और बच्चे जो थे उनको पता ही नहीं चल रहा था, उनके पाँव ज़मीन पे ही नहीं पड़ रहे थे वो उनमें से कई लोग पहली दफ़ा अमेरिका गए थे। तो इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे भी दरपेश है। तो टीम मैनेजमेंट को लड़कों पे और उनकी फिजिकल फिटनेस और ट्रेनिंग के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। टीम जम जाए, जब टीम जम जाए ना हमारी, तो फिर कोई भी टीम मैटर नहीं करती। आपको पता है 2026 में, बस 2026 में पाकिस्तान ने खेले 293 मैच, जिनमें से 171 जीते और कामयाबी के रेशो है 58%, 59। तो हमारी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ना
सर जो आपकी बात दुरुस्त बेहतरीन है, पर है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो हमारी परफॉर्मेंस है ना वो हमारे बाकी मुखालिफिन की तो खिलाफ बड़ी स्ट्रांग नजर आती है, लेकिन वही बात आ गई ना कि जब पाक भारत मैच होता है तो ना सिर्फ शायकीन क्रिकेट क्या सांप पर सवार होता है, बल्कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके भी हवास पर जो है ना ये छाया हुआ होता है। तो जितनी स्ट्रांग आपने वाली टीम नजर आ रही है ना साइकोलॉजिकली या बॉडी लैंग्वेज पे, हम यही चीजें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। एक बात राणा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त की थी कि हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन कम से कम आपकी तैयारी वो तो वाजे करे, वो तो नुमाया करे कि वाकई आप खेलने के लिए वहां पर गए हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हम आधा अधूरा मैच छोड़कर अपने ड्राइंग रूम से उठ जाएं। और जो लोग पैसे देकर वहां पर टिकट खरीद कर देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि सिफारती सतह पर तो हमारा केस भरपूर अंदाज में लड़ा गया है पीसीबी की तरफ से और वो दाद के मुस्तक भी हैं। बाकी का जो बचा कुचा मामला है ना, प्लीज खिलाड़ियों संभाल लेना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। सियासत की बात होगी, खेल में सियासत की तो बात होगी, अब जरा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। जब हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी सियासत का जिक्र करते हैं तो एक जमात ऐसी है कि जिसके मामले पर देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ यही एक जमात है जिसके इर्द गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो बाकी की दीगर जमातें हैं वो तो इत्तेहाद में हैं और हुकूमत का हिस्सा है, तो इस वक्त सियासत किसकी हुई? ऑपोजिशन की हुई। अच्छा, अब इस तमाम तर सूरत हाल में कभी ऐसा लगता है कि एहतजाजी कॉल नाकाम हो गई, कोई कहता है कामयाब हो गई, कभी सूरत हाल में ऐसा लगता है कि पसे पर्दा चूंकि मुज़ाकराती मामला चल चुके हैं तो यही वजह है कि मामला जो हैं वो थोड़े नरम रखे जा रहे हैं। सुहेल अफदी साहब की भी बड़ी ही अच्छी और बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट आई, एक जगह पर वो मौजूद थे। लेकिन इस तमाम तर तनाजुर में जुनैद अकबर साहब जो कि एहतजाजी सियासत में अपना एक बड़ा एक रोल रखते हैं KPK की तरफ से, कल वो फट पड़े और बड़ी नाराजगी का इजहार भी किया। तमाम तो चीजें कितना डैमेज कर सकती हैं पार्टी की सियासत को? रजी साहब, देखिए, पानी PTI से तो मुलाकात आज हो गई। उनके वकील को ही अदालत ने अपना अमेकस कुराई या अदालत का दोस्त करार दे दिया। फिर रिटन फॉर्म के अंदर भी उन्होंने नोट्स लेने थे और अदालत को बकायदा रिपोर्ट जमा करवानी थी। देखिए, इस वक्त बानी PTI के बारे में दो नुक्ता नज़र हैं, ठीक है, दोनों नुक्ता नज़र इस टेबल पे मौजूद हैं। मैं आपकी इजाज़त से राना साहब उनका इजहार कर देता हूँ। एक नुक्ता नज़र है कि दुनिया की तारीख में आज तक इतना जुल्म जो है वो किसी पे नहीं हुआ जितना कि इमरान खान पे हुआ है। नुक्ता नज़र, ठीक है, और जनाब वो डट के खड़ा है, वो ये करता है, वो करता है। और दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि भैन ओनू उसको जनाब क्या नाम है, देसी मुर्ग देसी घी के अंदर मिल रहे हैं, कौन सा जुल्म हो गया है, ठीक है, और भाइये को एक्सरसाइज करने के लिए मौका मिलता है और जनाब 7 कमरे मिले हुए। दूसरा नुक्ता नज़र ये होता है, मेरा ख्याल ये दोनों इंतहाएं हैं और इन दोनों के अंदर मुझे जो है वो मुकाबलेबाजी की फिजा ज्यादा और हकीकत का बयान कम नजर आता है। अब ये सरकारी तौर पे गए हैं और दूध की रखवाली के लिए बिल्ला भेजा गया है। जो उनके वकील हैं उनको अदालत ने अपनी टोपी पहना के भेजा है कि तेरी शान में कोई गुस्ताखी हुई तो हमारी शान में गुस्ताखी समझी जाएगी। मैं इस मौके के ऊपर जो है वो बड़ा जिसे कहना चाह रहा हूँ कि फिक्रमंद हूँ इस मसले के हवाले से। इसार राना मतलब इस तरह का फैसला करने वालों के माजी के अंदर में बेगम को जो व्हाट्सएप किए गए थे वो भी ज़ाहिर हो जाया करते हैं कि मैंने आपके कायद का ये काम भी कर दिया। वो मैसेज फिर कोई पब्लिक कर दिया करता है ना, ठीक है ना। तो मेरी दुआ है उन लोगों के लिए जिन्होंने उनको भेजा है। तो चलिए, अब ये जो स्पेकुलेशन है ना इस टेबल से भी और मीडिया से भी कि जुल्म और सितम के कोहे हमालिया तोड़े जा रहे हैं ये, और जनाब वो अंदर बैठा याशी कर रहा है ये भी, इन दोनों के स्मैश होने का वक्त आ गया। क्योंकि वो जो रिपोर्ट लेके आएंगे और बदतरीन यकतरफा रिपोर्ट होगी, वो वकील है भाई, वो तो उसकी रिहाई प्लीड कर रहे हैं ना, इसलिए वो रिपोर्ट आएगी। इन दोनों बयानियों के दरमियान से चलिए हम कहते हैं कि जो हकीकत हाल होगी वो सामने आ जाएगी। एक तो मुझे एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पाकिस्तानी इस अमर की बहुत खुशी है। चले, आपने जो पॉइंट यहाँ पे रेज किया है, मुझे बात एक कर लूं। देखिए, कंट्रोल रूम के अंदर भी कुछ तब्दीलियां वाकया हो गई हैं। जो जेरे जमीन टाइटैनिक प्लेटें होती हैं ना, उनके अंदर भी नई एडजस्टमेंट हुई है। जुनैद साहब जो हैं, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर इन नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह हम मीडिया पे काम कर रहे थे और प्रोजेक्ट इमरान खान हुआ लॉन्च, हमें उसमें इन नहीं किया गया और हमें चपेड़े मार के बाहर निकाल दिया गया।
जुनैद अकबर साहब के साथ भी हाल वही हुआ है जो रिजवान रजी के साथ हुआ था। वो बेचारे को इन ही नहीं किया गया कि बैरिस्टर सैफ साहब के जरिए और फैसल वाउडा के जरिए जो नेगोशिएशन हो रही हैं उसमें बाकी तो पीटीआई की लीडरशिप और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट एंड कौमी असम्बली ऑन बोर्ड हैं। इस तरह के लोग ऑन बोर्ड नहीं हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। राना साहब, जो जुनैद अकबर जिस चीज का शिकवा कर रहे हैं कि भाई हम तो ये करना चाहते थे, आप तो हमें ये करने से मना कर रहे हैं, क्या यही वजह है कि जो करने से जुनैद अकबर साहब को या उन जैसे ज़हान रखने वाले लोगों को मना किया जा रहा है, उसी की ये पॉजिटिविटी है कि जो एडवोकेट सलमान सफदर साहब है वो फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किए गए हैं, और ये फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट 2023 में एक लास्ट रिपोर्ट जमा हुई थी, 2024 में पूरा एक ब्लैंक सेशन रहा है। अब जाकर 2026 में हम देख रहे हैं कि एक नया जो शख्स है वो मुकर्रर किया जाता है। तो सर काफ़ी लंबा अरसा गुजारा बीच में। मैं तो अदालत की नीयत पे बिल्कुल शुबा नहीं कर सकता, और उन्होंने यकीनन अदालती उसको याहिया अफरीदी साहब को पीटीआई के इतने को लाडले या प्यारे नहीं है। पीटीआई उन पे बहुत तनकीद करती है, किसी और के तो है ना, ठीक है ना, वो किसी के भी नहीं है और सबके भी हैं। तो लेकिन असल चीज़ ये है कि ये बात तो दीवार पे लिखी नज़र आ रही थी कि 8 फरवरी के बाद मुलाकातें खुल जाएंगी। अच्छा, मेरे जैसे कम फहम क्या कहते हैं तजिया निगार को भी इस बात का पता था कि हो जाएगी, बल्कि मैंने तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ये बात भी की। सो ये कोई इतने अचंभे वाली बात नहीं है। ये कब तक आप इमरान खान से मुलाकात रोक सकते हैं? पॉसिबल नहीं है ना, नेचुरल नहीं है। आप एक हद तक तो रोक सकते हैं, एक हद के बाद तो नहीं रोक सकते। तो ये कोई नई कोई अनोखी चीज़ नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि जुनैद अकबर साहब का जहाँ तक मामला है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं और कहीं और हो रही हैं, वो ज़रूरी नहीं कि जुनैद अकबर साहब को उसमें एतमाद में लिया जा रहा हो या लिया गया हो या लिया जाए, वो कहीं और हो सकती हैं। और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि ये पार्लियामेंट के सतह पे ही हो रही हो। पार्लियामेंट के बाहर भी कुछ लोग हैं जो ये कर रहे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बार बार आज़म स्वाति साहब का नाम ले रहा हूँ, तो किसी वजह से ले रहा हूँ कि वो एक की प्लेयर हैं इस टाइम इस सारी गेम में। और भी होंगे बहुत सारे हैं, लेकिन एक की प्लेयर है होंगे। मैं तो कह रहा हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों में डेफिनेटली ये जो कह रहे हैं ना कि नीचे प्लेटें हिलना शुरू हो गई हैं और सुनामी का नाम इम्कान है और जनाब अली ज़लज़ले के आसार हैं, मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं होना। मतलब ये रज़ी साहब जैसे लोग जो है ना, ये डरा रहे हैं और डरा के कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, हमारा हाथ थाम लो, नहीं तो फिर कल को तुम्हारा हाथ थामने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं होना। पाकिस्तान में इतना बड़ा इनकलाब नहीं आना कि अचानक अब गेम पलट जाए। ये हकीकत है कि कहीं ना कहीं कोई बात हो रही है। अच्छा, ये भी हकीकत है। इसीलिए एक मिनट, इसीलिए सुहेल अफरीदी साहब भी मीठे मीठे बयान दे रहे हैं। आज वो किसी एक कॉलेज में गालिबन मौजूद थे, तो वहां पर कॉन्वोकेशन में उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मतलब ये नहीं कि सूबे के अमन के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ बैठने के लिए मैं तैयार हूं। और फिर हमें ये भी मालूम है सर, 1 से 2 रोज़ पहले पेशावर में एक एपेक्स कमेटी जो थी वो भी हुई, और अब मिलना जुलना जो जाहिर सी बात है वो शुरू हो चुका है। देखिए, मैं तो इस प्रोग्राम के अंदर ही पिछले हफ्ते ये कह के उठा था, और राना साहब ने इसके ऊपर बड़ी हैरत का इजहार किया था कि उसका टारगेट है सुहेल अफरीदी का था, और मैंने कहा था वो अपने टारगेट की तरफ भगटट भागा चला जा रहा है, और वो उसने अपने लीडर को रिहा करवाना है, और उसके लिए मुज़ाकरात शुरू हो चुके थे, कहीं ना कहीं रवाबत शुरू हो चुके थे। और उस रवाबत में ये बात हमें बताई जा रही है कि जनाब अंदर ये बात होती है जी, बानी पीटीआई की रिहाई के अलावा और बाकी हर चीज़ पे मुज़ाकरात होंगे। तो जब ये कोई भी एक ज़िम्मेदार शख्स आपको कह रहा होता है, तो इसका मतलब होता है कि इस पे असल में बात इस पे हो रही है, बाकी बातें जो है ना वो कवर अप करने के लिए की जाएंगी और अदालत के ज़रिए की जाएंगी। सर, पहले भी अदालतें कवर फराहम किया करती हैं, इस दफ़ा भी अदालतें कवर फराहम करेंगी, और अच्छा है। मैं ज़ाती तौर पे इस बात का हामी हूँ। देखिए, किसी भी जुर्म के अंदर कैदी को जो हकूक़ हासिल हैं वो मिलने चाहिए उनको, और ये जो उनकी मुलाकात को एक अना का मसला बना लिया गया था, और जिन्होंने अना का मसला बनाया था उनके पास ये जवाज़ था कि जनाब वो जब बाहर अंदर से मिल के लोग आते हैं
फिर इनका ट्विटर हैंडल जो है वो एक्टिव हो जाता है और फसाद डालते हैं। तो अब देखिए उन्होंने खलूस का सबूत दिया, खलास का सबूत ये दिया कि उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल एक्टिव नहीं होने दिया या किया, तो इससे एक उनके भी अखलास के ऊपर एक मोरे तस्दीक सबत होती है। और तीसरी बात ये है, कुछ बदखा लोग जो है, मैं नहीं, कुछ बदखा लोग कहते हैं कि वो जो ब्रेक होने का अमल था वो मुकम्मल हो गया है, वो जो कुछ कुव्वतों की तसल्ली के लिए या जहनी तलज़्ज़ुज़ के लिए कि जनाब उन्होंने एक लीडर को ब्रेक कर दिया है। और ये क्लॉट जो है जो कि उनकी बिनाई को मुतासर करने का बायस बना है, अगर ये बिनाई से थोड़ा सा पीछे हो जाता यानी कि ब्रेन के अंदर हो जाता तो उसके नतीजे में उनकी डेथ भी हो सकती थी। तो इसलिए ये सारा डोल डाला गया है कि भाईजान अगर ये आइंदा इस क्लॉट ने, अच्छा वो क्लॉट तो बॉडी के अंदर मौजूद होता है ना, वो बॉडी के अंदर घूमता घूमता फिर किस दिन आ गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसने ज्यादातर लोगों के पसीने छुड़वाए हैं। ठीक है, रिसा पॉइंट आपका आ गया, मुझे क्विकली ब्रेक का कजर है। इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग क्विकली। मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये बड़ा बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जो मकबूल लीडरशिप होती है हमेशा उसे क्लॉट का सामना क्यों करना पड़ जाता है और हमेशा उसकी जिंदगी दांव पे क्यों कम हो जाते हैं, उसकी जिंदगी दांव पे क्यों लग जाती है। ये कोई भी हो, मैं इस टाइम बिल्कुल गैर जानिबदार होकर बात कर रहा हूं। अच्छा, जिसको अवाम ने वोट दिया है, जिसको अवाम ने पजीराई दी है, वो ही मातूब क्यों होता है हर दफा और हमेशा वो ही कटहरे में क्यों खड़ा हो जाता है। हम इस तरह कब तक चलाएंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है और बढ़ना होगा। मेरे बाप दादा ने कुर्बानी इसके लिए इसलिए नहीं दी थी कि इसके ऊपर चंद लुटेरे जाके बैठ जाएं और उनकी जो नस्लें हैं वो इससे फैज़याब हो और मेरे बच्चे भूखे मरते रहें या नौकरियों के लिए भागते रहें। ये सिस्टम को बदलना होगा। हमें इस बात को मानना होगा कि अवाम जो फैसला करती है वो दुरुस्त है और उसे तस्लीम करना पड़ेगा। जो नहीं करता, मैंने उसे देखा जलील और रुस्वा होते हुए हमेशा। ठीक है, पॉइंट आपका आगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब आगे तो अभी गर्मियां नहीं आई हैं, लोड शेडिंग का आवाम को सामना नहीं है, लेकिन बिजली के हवाले से हुकूमत ने कुछ फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। 1 से 1.5 महीना बाकी रह गया है, गर्मियों की भी आमद है। बात करते हैं सोलर सिस्टम की कि हुकूमत करना क्या चाह रही है। आफ्टर द ब्रेक स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, समझ नहीं आती हुकूमती पॉलिसियों पर मातम करना है या हंसना है, क्योंकि ये लतीफ़ा ही मालूम होते हैं। कभी कहा जाता है कि हम आपके इतने खैर ख्वाह हैं कि आप इस पॉलिसी के ऊपर अमल तो करके देखिए, हमने दूध और शहर की नहरें ना बहा दी तो फिर देखना। जिन लोगों ने लोन्स लिए बैंक से, कुछ लोगों ने कमेटियाँ डाली, कुछ लोगों ने अपनी सैलरीज को जोड़ तोड़ करके सोलर को अपने घर की छतों पर नस्ब किया कि चलो गर्मी में बिल ज़्यादा आते हैं और पाकिस्तान जिस खत्ते में रहता, मतलब आबाद एक मुल्क है, वहाँ पर 8 महीने तो हम शहरियों के गर्मियों के सीज़न में गुजरते हैं, गिनती को कोई 3-4 महीने हैं जिसमें हम लोग सर्दियों का लुत्फ उठाते हैं। तो अब मामला ये हो चुका है कि जो हुकूमत यानी कि जो हमारी अशराफिया है, जो वो यूनिट प्रोड्यूस करेगी वो तो 40 से 50 रुपए का होगा, लेकिन जो आवाम अपने ही प्रोडक्टिविटी या अपने ही लगाए गए पैसों से इजाफी इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट प्रोड्यूस करेगी, उसकी कीमत 11 रुपये होगी। ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। मतलब गरीब का यूनिट 11 रुपये, आपका यूनिट 40 रुपये, ये तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। राना साहब, ये जो नई सोलर नेट मीटरिंग है सर, ये क्या है? मेरे तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। दुनिया में ना हुकूमतें अपनी क्रेडिबिलिटी बनाती हैं। हाँ। और हुकूमत क्रेडिबिलिटी का ही नाम है। मिसाल के तौर पे ये जो 100 का नोट या 1000 का नोट या 500 का नोट है, ये तो कागज का टुकड़ा है। एक्चुअली तो इसके ऊपर गवर्नर स्टेट बैंक का दस्तखत की क्रेडिबिलिटी है। अगर चीज कोई क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए तो फिर सब कुछ खत्म हो जाए। इस हुकूमत ने सबसे ज्यादा जो नुकसान किया अपना वो क्रेडिबिलिटी है। इन्होंने पहले सोलर के हवाले से कुछ पॉलिसी दी, ठीक है ना, करवाया सस्ते दामों, बैंक से वो भी कहते हैं कि इनके अपने ही करीबी अजीज थे जिनके लिए सोलर प्लेट्स वगैरह और वो मिले। मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना। इन्होंने हमारा पीका के नाम पे हमारा दम घुट दिया। मैं ये कहती हूँ ये सिर्फ चंद दिन मामला चल रहा है, आप सहाफी शायद चुप हो जाए, अवाम ने खुद चीखे मार के इन लोगों का कच्चा चट्टा निकाल लेना है। जिन लोगों ने सोलर प्लेट्स मंगाई, जिन लोगों ने वो सारा कुछ मंगाया, वो सबको पता है कि कौन से अमीर खानदान के वो अरकान थे, ठीक है। अब वो रज गए। जब वो रज गए हैं तो हुकूमत को महसूस हुआ कि भाई अगर हर बंदे ने अपनी बिजली चलानी है
तो जो हम IPPs के प्यारे राज दुलारे लाडले हैं उनको हम क्या करेंगे? ठीक है ना, फिर एक रफड़ पड़ गया। अब हुकूमत ने अपनी क्रेडिबिलिटी तो वैसे ही खत्म कर दी हुई है। आप इससे अंदाजा कर लें कि इमरान खान के हॉस्पिटल जाने के ऊपर कौन सा वजीर है जिसने सुबह से लेकर शाम तक ये नहीं कहा कि नहीं गया वो? हाँ। अगर ये बात हम कह रहे होते तो हम पे पीका लग जाना था, तो उनके ऊपर नहीं लग सकता क्योंकि अब उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। सो हुकूमत अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है और उस खोने के बाद अब उसके जब इंसान इखलाकी जवाज खो देता है ना, उसके बाद फिर उसे ये होता है कि अब मैं खो चुका हूं, मैं एक्सपोज हो चुका हूं, अब मैं जो मर्जी करूं। मैंने कौन सा अवाम के पास वोट लेने जाना है, या मैंने कौन सा अवाम को फेस करना है कि जाके मैं उनसे कोई बात करूंगा? हमने आना होगा तो साड़ी गल हो गई, आ जाएंगे, फॉर्म 47 मिल जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो फिर ठीक है, जो हमारे हाथ में डंडा सोटा है मारते रहेंगे। रजी साहब, 25 से 27 करोड़ वाले मुल्क में पाकिस्तान में जो सोलर नेट मीटरिंग वाले सार्फिन की कुल तादाद है वो 46,06,000 है। अगर ये तादाद इससे डबल हो जाती है, मैं 25 से 27 करोड़ वाले अवाम की बात कर रही हूँ सर, हुकूमत को तो मेरे ख्याल से मुआशी जनाजा उठ जाएगा। देखिए, सोलर लगने का जो था मुशर्रफ साहब के दौर में जब आगाज हुआ तो वहां पे एक रिटायर्ड आर्मी अफसर थे, शायद कर्नल लेवल के थे, वो आइस्को के दफ्तर गए और उन्होंने गन पॉइंट पे कहा कि मैं बिजली बनाता हूं, आप खरीदते क्यों नहीं है? उन्होंने जनाब बिजली खरीदवानी शुरू कर दी। मार्शल का दौर था, मॉनिटरिंग टीमें बैठी हुई थी आइस्को के दफ्तर के अंदर। सरकारी पिस्तौल दी जी, सरकारी पिस्तौल, हाँ जी, और उन्होंने जनाब आइस्को को बिजली बेचना शुरू कर दी। मेरे जैसे अदालत चले गए, उन्होंने कहा भाई ने तो अब आपको लगता है कि जिन लोगों ने सोलर्स लगवाए वो भी अदालत का दरवाजा खटखटाएं? मैं सुन लीजिए, जब मेरे जैसे गए अदालत में भी माशाल्लाह नॉन टेक्निकल लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जाओ तुम भी बेचो। ना कोई पॉलिसी बनी, ना कोई स्ट्रेटजी बनी, ना इनके अंदर ये जो ग्रिड स्टेशन है कोई तब्दीली हुई। हमने धड़ाधड़ वो बिजली बेचना शुरू कर दी और उन्होंने खरीदना शुरू कर दी और थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन चल पड़ी। ये पहली पॉलिसी है जो मेरिट के ऊपर बनाई गई, लेकिन उस वक्त ये है कि अब 2.5 गीगावाट की कैपेसिटी लग चुकी है पाकिस्तान के अंदर, या इंपोर्ट हो चुकी है जो कि लगनी है, ठीक है। और सरकार ये कहती है कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता ते साडा कुत्ता टॉमी। आप अगर बिजली बनाएंगे तो हम आपसे खरीदेंगे 11 रुपए में। और ये बसंत की सेलिब्रेशन के अगले दिन ये हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करती है और बसंत के दौरान लोगों को कहा जाता है कि जी आपने इसके ऊपर एप्लीकेशन दी थी, आप फौरन लाहौर पहुंचे। मेरे 2 दोस्त हैं, वो बसंत छोड़ के भागे गए इस्लामाबाद और उन्होंने जाके ब्रीफिंग्स दी हैं। वो कंज्यूमर के तौर पे गए हुए थे और वो कहते हैं हमारी ब्रीफिंग का कोई एक लफ्ज उन्होंने इस नोटिफिकेशन के अंदर नहीं डाला। मुझे बस प्रोग्राम क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है, आपसे भी पूछ लेती हूँ, पहले आजरा मुझे बताएं अवाम के पास क्या हल है, जो उन सार्फिन के पास जो बेचारे सोलर लगवा बैठे हैं? आपको मुबारक हो, पहले वो 300 यूनिट तक एक रियायत थी गरीबों को, वो भी खत्म हो गई है, अब उन पे भी फिक्स वो लगेगा। नहीं, वो देखिए मियां मनशा साहब जो हैं वो बहुत गरीब आदमी हैं, फैक्ट्री चलती नहीं है उनसे। रज़ाक दाऊद साहब गरीब आदमी हैं, फैक्ट्री चलती नहीं है उनसे। वो जो के इलेक्ट्रिक खरीदा है कुछ हमारे फौजी अफसरों के बच्चों ने, उन्होंने वो चलता नहीं है उनसे। उन गरीबों को भी तो कुछ देना है ना, आपसे फिक्स चार्जेस लेंगे। ठीक है रजी साहब, पॉइंट आपका आ गया, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं उन फैमिलीज को भी जानती हूँ कि जिनके इदारों के सरबराहान ने यूं कह लीजिए कि खैरात करते हुए या किसी की इमदाद करते हुए कुछ लोगों को 2-2, 3-3 सोलर की प्लेट्स दी थी ताकि वो अपने बच्चों के लिए जो है ना वो सस्ती बिजली को अफोर्ड कर सकें और गर्मी के मौसम में चलें कूलर आराम से चला सकें या एसी चला के बच्चों को रात को सुला सकें, क्योंकि उन बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है। तो जिन जिन घरों में 2-2, 3-3 सोलर लगी हुई ना, वो बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं। खुदा के लिए इस अवाम पर तरस खाइए। वो खुद, मैंने जैसे कि पहले भी कहा, बैंक से लोन लिए लोगों ने कमेटियां अपनी लगा दी, लोगों ने अपने घरों में जो सेविंग्स करके रखी हुई थी उनको भी डालकर तो सोलर्स लगाए हैं। पूरा पाकिस्तान अमीर नहीं है, और अगर अमीर है तो क्या उसका अमीर होना जुर्म हो गया है? खुदा के लिए ये मामला ख़त्म कीजिए और कुछ अवाम पर रहम खाइए। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।